हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज यहां पर हम पीएससी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के संदर्भ में संविधान के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास, आज का हमारा टॉपिक होगा भारत का संवैधानिक विकास कि वर्तमान जो अपन संविधान देख रहे हैं हमारा, इसका विकासीय क्रम कहां से प्रारंभ होता है। तो इसको पढ़ने के लिए अपने को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये सब देखना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले एक आधार अपने को तैयार करना पड़ेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से भारत आई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस तरीके से हुई, भारत में अंग्रेजों का आगमन किस तरीके से हुआ। ये सारे तथ्यों को लेते हुए हम अपने मेन टॉपिक पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो अभी अपन ध्यान रखना, एक आधार तैयार कर रहे हैं कि भारत का संवैधानिक विकास को हम किस तरीके से अध्ययन करें। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाते समय हमेशा बताता हूं कि कोई भी एक सब्जेक्ट स्वतंत्र नहीं है, हर सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। जैसे हम संवैधानिक विकास की बात कर रहे हैं तो संवैधानिक विकास आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। मतलब यदि आप आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन हुआ है या संवैधानिक विकास हुआ है ये कभी भी समझ में नहीं आएगा। यदि आपका ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ये कैसे जान पाएंगे कि ब्रिटेन की स्थिति कहां पर थी या किस तरीके से लोग यहां पर व्यापारिक गतिविधियों के संचालन के लिए अलग अलग यूरोपीय देशों से आ रहे थे। तो ये सारी चीजों को हम यहां पर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम एक पॉइंट देखते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, ये मान लेते हैं हमारा क्या हो गया, ये ग्लोब हो गया, ये हो गया हमारा ग्लोब हो गया। ये हम देखते हैं यहां पर आपका क्या है, ये 0 डिग्री देशांतर, ये आप सब पढ़ते चले आ रहे हैं, ये 0 डिग्री देशांतर हो गया आपका। इस 0 डिग्री देशांतर पर आपको मालूम है कि ये क्या हो गया आपका, यहां पर ये हो गया इक्वेटर या भूमध्य रेखा हो गया आपका ये। ठीक, और हम ये मान करके चलते हैं कि ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर जो आपका ये लॉन्गिट्यूड है, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा आपका पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, और इधर वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, आपका पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये क्या हो गया आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि जो ब्रिटेन की स्थिति है, ब्रिटेन की स्थिति हम ये मान लेते हैं कहां पर आपका ये 0 डिग्री देशांतर, जो आप जीएमटी पढ़ते हैं। ठीक, तो ये है ब्रिटेन की स्थिति। तो ये ब्रिटेन है आपका, और यहीं पर मान के चलिए आपका ये 1600 ईस्वी में, एग्जैक्ट यदि अपन लेते हैं तो आपका 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, यहां पर आपका स्थापना हुई, किसकी स्थापना हो गई यहां पर ध्यान रखना है आपको, ये बन गया क्या आपका ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई कब आपका 31 दिसंबर 1600 को ये स्थापना हुई, आपका ध्यान रखेंगे। और ये स्थापना उस समय वहां पर कौन थी, आपका शासन था किसका, आपका एलिजाबेथ प्रथम, किसका शासन था वहां पर आपका एलिजाबेथ प्रथम का शासन था। और यहां पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। देखिए ये कंपनी है, इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ, किसके साथ आपका ये पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एकाधिकार प्रदान किया गया। तो पूर्वी देश कौन है, तो पूर्वी देश बोलने का मतलब क्या है आपका, ये आपका जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं या पूर्वी देश हैं। तो यहां पर क्या आएगा आपका, ये हो गया क्या आपका ये कर्क रेखा, कैंसर लाइन, ये आपका भारत की स्थिति है। ठीक है, भारत के अलावा इधर आपका ये चाइना वगैरह हो गया ये। ठीक है, और आपका इधर क्या है ये इंडोनेशिया वगैरह हो गए। तो ये सब क्या है आपके पूर्वी देश हैं, ईस्टर्न कंट्रीज हैं। तो इनके साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया, और ये एकाधिकार प्रदान किया गया था कितने वर्षों के लिए, आपका ध्यान रखेंगे ये 15 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया। मतलब मोनोपोली कि
ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑथराइज कर दिया गया कि ये जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, भारत है, चाइना है, इंडोनेशिया वगैरह है, यहां पर जा करके ये अपना व्यापार को संचालित कर सकती है। अब यहां पर आपका क्लियर हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना कब हुई? आपका 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को स्थापना हो गई। अब आप ये देखिए कि भाई ये जो कंपनी है, कंपनी को संचालित करने के लिए अपने को आवश्यकता होती है, डायरेक्टर की आवश्यकता होती है, एक मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। तो यहां पर इस कंपनी को मैनेज करने के लिए यहां पर हमको दो प्रकार की एजेंसीज की जानकारी मिलती है। नंबर 1 पर अपन पढ़ते हैं क्या? यहां पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्या पढ़ते हैं अपन यहां पर? ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये हो गया आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और दूसरा क्या मिलता है अपने को यहां पर, ध्यान रखेंगे आपका, ये कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर। ये क्या हो गया आपका? कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर। ठीक है, ये हो गया। अब पॉइंट को समझना यहां पर देखिए, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलने का मतलब क्या हो गया? हिंदी में इसको अपन बोलेंगे निदेशक मंडल। हिंदी में इसको अपन क्या बोलेंगे? ध्यान रखना आपका, ये निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। मतलब ये एक प्रकार से क्या है? गवर्निंग बॉडी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन या उसका जो प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट करना है, वो किसके द्वारा किया जाएगा? वो किया जाएगा किसके द्वारा? यहां पर आप ध्यान रखेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अपन क्या बोलेंगे? गवर्निंग बॉडी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा जो प्रबंधन है, उसका डायरेक्शन अगर किस तरीके से देना है, ये सारा चीज अंडर कंट्रोल किसके होगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंडर कंट्रोल में होगा। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी गतिविधियां हैं, ये ब्रिटेन में भी संचालित होंगी और आपका इंडिया में भी संचालित होंगी। और दोनों जगह पूरा जो रेगुलेटिंग पावर है, ये रेगुलेटिंग पावर किसके पास होगा? ध्यान रखेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास ये रेगुलेटिंग पावर होगा। दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है कि भाई ईस्ट इंडिया क्या है? कंपनी थी। तो कंपनी किस तरीके से बनती है? तो कंपनी में बहुत सारे पार्टनर होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पार्टनर होते हैं। तो यहां पर क्या है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो इसमें क्या है आपका, लगभग 217 इसके पार्टनर थे। कंपनी में पार्टनरशिप कितने लोगों की थी आपका? 217 लोगों की पार्टनरशिप थी। तो ये जो इसके पार्टनर हैं, तो पार्टनर लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन बना वो क्या कहलाया आपका? कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर आया था ना। मतलब यहां पर इस कंपनी को संचालित करने के लिए जो कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर है, मतलब ये उन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें अपना शेयर लगाए हुए हैं या इस कंपनी को स्थापित करने में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, तो उनका जो ग्रुप है वो क्या कराया आपका? कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर। और दूसरा ये क्या है आपका कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा या वहां की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा कंपनी पर जो नियंत्रण स्थापित किया जाएगा वो क्या है आपका? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। तो कुल मिलाकर के जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको प्रॉपर मैनेज करने के लिए इन दो संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ठीक है, अब यहां पर पॉइंट को समझना है अपने को। देखिए, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है आपका? भारत में इसका आगमन हुआ। आप बेसिक पढ़ते हैं आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे पहले व्यापार कहां पर प्रारंभ करी। तो ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलता है आपका कि 1613 में 1613 सूरत में इनकी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई। ये आप पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपका दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना कहां पर हुई आपका? मछलीपट्टनम में उसकी स्थापना हुई। ये अपन सब चीजों को बेसिक जीके में पढ़ते हैं। तो इसी को एक पहले हम सीक्वेंस देंगे और सीक्वेंस के बेस पर फिर हम पहुंचेंगे भारत का संवैधानिक विकास किस तरीके से हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेजों का भारत आगमन किस तरीके से हुआ, उसको अपने को समझना है। तो यहां तक की स्टोरी मेरे ख्याल से आपका क्लियर है। ये वर्ड बार बार अपने को आएगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर,
ठीक है, इसको आप नहीं जानोगे चलेगा, लेकिन ये वर्ड आपका बार बार इस्तेमाल होगा। अभी हम जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे वहां पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर शब्द आएगा। पिट्स का इंडिया एक्ट पढ़ेंगे 1784 में, वहां पर फिर से आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बारे में जानना पड़ेगा। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कंपनी की एक गवर्निंग बॉडी है, मतलब कंपनी का प्रशासन, उसका मैनेजमेंट को किस तरीके से रेगुलेट करना है उससे संबंधित एक ये संस्था है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। चलिए अब हम यहां से बढ़ते हैं आगे, यहां से आगे बढ़ करके हम पहुंचते हैं, देखिए अब कंपनी की स्थापना हो गई, कंपनी की स्थापना हो गई, इसको पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना है। पूर्वी देश भारत है आपका, इंडोनेशिया है, चाइना वगैरह है, ये सब आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले किस चीज का व्यापार प्रारंभ किया, तो अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले इंडिगो, नील का व्यापार प्रारंभ किया था। ये बेसिक जीके का क्वेश्चन है। नील की खेती या नील का व्यापार सबसे पहले प्रारंभ किया गया, आपको ध्यान रखना है। अब अपने को कंपनी जो है, कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए अब आने के लिए तैयार है, इसका सीक्वेंस देखिए, ये भी आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है कि सबसे पहले अपने को क्या मिलेगा आपका, ये 1608 की अपन बात करते हैं। तो ये जो टाइम है, ये टाइम आपका क्या था, आपका हमारे देश में मुगलों का शासन था इस समय, ठीक। तो यहां पर सबसे पहले आपका ये 1608 अपन देखते हैं। तो 1608 में यहां पर आपका ये आप पढ़ते हैं, कौन आता है भारत आपका, कैप्टन हॉकिंस। ये कौन आ गया आपका, कैप्टन हॉकिंस। कहां पर उपस्थित हुआ, ध्यान रखना है आपका, ये जहांगीर के दरबार में ये प्रस्तुत हुआ। सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आया, अंग्रेज था, ये जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जहांगीर के दरबार में पहुंचने का इसका उद्देश्य क्या था, व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करना, ठीक है। व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करना मतलब ये कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आएगी और भारत आने के पश्चात जो हम व्यापारिक गतिविधियां संचालित करेंगे तो अपने को कुछ सुविधा चाहिए। सुविधा बोलने का मतलब क्या है आपका कि भाई हम व्यापार करेंगे, उसके लिए हमको प्लेस चाहिए, स्थान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार की जो व्यापारिक सुविधाओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। ये बेसिक जीके का क्वेश्चन है। उसके पश्चात क्या होता है आपका, नेक्स्ट अपन पहुंचते हैं आपका 1612। 1612 में क्या है आपका, ध्यान रखना है यहां पर आपका, ये फिर पहुंच गया कौन यहां पर, पॉल कैनिंग। पॉल कैनिंग और आपका ये हो गया एडवर्ड टेरी। पॉल कैनिंग और एडवर्ड टेरी ये भी पहुंच गए कहां पर आपका, जहांगीर के दरबार में पहुंच गए, ठीक। ये सब क्वेश्चन बनता है कि पॉल कैनिंग, एडवर्ड टेरी कब आए थे भारत, ये तो 1612 में पॉल कैनिंग और एडवर्ड टेरी ये भी जहांगीर के दरबार में व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रस्तुत हुए। उसके पश्चात नेक्स्ट आता है आपके पास क्या, यहां पर 1615 की अपन बात करते हैं। 1615 में यहां पर उपस्थित होगा कौन आपका, ध्यान रखना है, ये हो गया आपका टॉमस रो। टॉमस रो ये भी उपस्थित हुआ कहां पर आपका, ध्यान रखना है, ये भी जहांगीर के दरबार में प्रस्तुत हुआ। ये सभी के आने का उद्देश्य क्या था, आप ध्यान रखेंगे यहां पर व्यापारिक सुविधाओं को प्राप्त करना। और इसी बीच यहां पर हम देखते हैं आपका क्या, ये हमको देखने को मिलता है आपका, ये 1613 में अंग्रेजों के द्वारा भारत में सूरत में प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई। ये कई बार सीक्वेंस अरेंज करने के लिए आ जाता है क्वेश्चन, तो वहां पर पॉइंट आपको काम देगा, ये ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट फिर हम यहां से आगे बढ़ते हैं। तो यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहीं पर स्टोरी अपने को मिलेगी, ये आपका आ जाता है यहां पर 1690 अपन पहुंचेंगे। तो 1690 में क्या होता है आपका, ध्यान रखना है, ये आ जाएगा आपका विलियम नॉरिस। ये कौन आ गया आपका, ये विलियम नॉरिस। विलियम नॉरिस उपस्थित हुआ किसके दरबार में, ध्यान रखना है, ये उपस्थित हुआ था आपका औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुआ व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के उद्देश्य से। अब अपने को ये जो 1690 है ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर अभी हम पढ़ेंगे कि 1690 में ही जॉब चारनाक के द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना की गई थी। ये थोड़ा देर बाद हम पहुंचेंगे, अभी हम केवल
कुछ अंग्रेजों के बारे में ले रहे हैं जो व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के उद्देश्य से यहाँ पर मुगल बादशाह के दरबार में प्रस्तुत होते थे। इसी में नेक्स्ट आपको मिलेगा ये 1717 में यहाँ पर उपस्थित होता है कौन, आपका ध्यान रखना है, ये है आपका सर जॉन शेरमैन। ये कौन उपस्थित हो गया, यहां पर ध्यान रखेंगे, सर जॉन शेरमैन। ये उपस्थित हुए किसके दरबार में, यहां पर ध्यान रखना है, उस समय जो मुगल बादशाह थे, कौन थे आपका, ये फर्रुखसियर। किसके दरबार में उपस्थित हुए आपका, ये फर्रुखसियर के दरबार में उपस्थित हुए कौन, यहां पर आपका सर जॉन शेरमैन। ये उपस्थित हुए फर्रुखसियर के दरबार में व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के उद्देश्य से। और ये फर्रुखसियर क्या थे आपका, बंगाल क्षेत्र से संबंधित थे ये। तो इनके द्वारा आपको ये ध्यान रखना है कि बंगाल में मतलब व्यापारिक सुविधा प्रदान करने के लिए इनके द्वारा जो आदेश जारी किया गया या जो फरमान जारी किया गया, उस फरमान को अपन बोलते हैं बंगाल में ब्रिटिश सरकार का मैग्ना कार्टा। इसको अपन मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। तो इसको अपन आगे चल करके बताएंगे आपको कि 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जो फरमान जारी किया गया उसे कहा गया बंगाल में ब्रिटिश सरकार का मैग्ना कार्टा कहा गया। उसको मैग्ना कार्टा का कॉन्सेप्ट क्या है ये आगे चल करके आपको मैं क्लियर करूंगा। तो ये एक स्टोरी हमारे यहां पे क्लियर होती है। हालांकि ये सारी चीजों को डिटेल जब अपन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, तो वहां पर टॉपिक एक बार फिर से आपका आएगा। यहां पर मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि किस तरीके से कंपनी के माध्यम से अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ। ठीक है, अब इसी में स्टोरी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। एक ये सीक्वेंस मालूम रखेंगे, इसके बाद हमको पहुंचना है भारत के संवैधानिक विकास में। तो भारत के संवैधानिक विकास के लिए एक हम आधार तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये आप पढ़ते हैं क्या, आपका 1764 में पढ़ते हैं आप बंगाल विजय। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध से क्या हुआ, आपका बंगाल विजय हो गई। मतलब ये आपका बक्सर के युद्ध में विजय मिली और ये बन गया क्या आपका यहां पर बंगाल विजय हो गई। ठीक है, अभी बंगाल को ये लोग कब्जा कर लिए। बंगाल मतलब मेन आपका क्या हो गया, यहां पर ध्यान रखना है, आपका ये कलकत्ता हो गया ये। ठीक है, बंगाल बोलने का मतलब क्या हो गया यहां पर आपका कलकत्ता हो गया यहां पर। तो यहां पर अंग्रेजों का क्या हो गया, ये कब्जा हो गया। अपने को ये देखना है कि भाई कलकत्ता शहर की स्थापना, तो कलकत्ता शहर की स्थापना कब हुई थी, ध्यान रखेंगे आपका 1690 में। ये स्थापना किसने किया था, आपको ध्यान रखना है, ये जॉब चार्नक। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की, जॉब चार्नक। कब स्थापना किया, 1690 में। और जो कलकत्ता शहर है इसकी सुरक्षा के लिए 1700 ईस्वी में स्थापित हुआ क्या चीज, आपका ध्यान रखेंगे, ये फोर्ट विलियम की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हो गई आपका, फोर्ट विलियम। मतलब 1700 आपका ये 1690 में जॉब चार्नक के द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना की गई। ठीक, 1700 ईस्वी में कलकत्ता की सुरक्षा के लिए जो किलाबंदी की गई या किले का निर्माण किया गया उसको क्या कहा गया, आपका फोर्ट विलियम कहा गया। और ये अभी अपन ने देखा 1764 में बंगाल विजय हुई, मतलब कलकत्ता पे कब्जा हो गया किन लोगों का, आपका अंग्रेजों का कब्जा हो गया, अपने को ध्यान रखना है। और ये जो कलकत्ता है यही आपका आगे चल के क्या कहलाया, ध्यान रखेंगे, इसको हमने बोला क्या यहां पर बंगाल प्रेसिडेंसी। इसको क्या कहा गया यहां पर, ये बंगाल प्रेसिडेंसी इसको नाम दिया गया। ठीक है, तो एक स्टोरी हमारी क्लियर हो गई। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है ये कि 1690 में जॉब चार्नक के द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना की गई। 1700 ईस्वी में किलाबंदी की गई, फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। मॉडर्न हिस्ट्री में आगे चल करके पढ़ेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा ये जो फोर्ट विलियम की स्थापना की गई, तो इसी का आगे चल करके बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा विरोध किया गया था, जिसके आधार पर हम पढ़ते हैं 1757 में
प्लासी युद्ध और 1764 में आपका बक्सर का युद्ध, ये पढ़ने को मिलता है अपने को। और बक्सर के युद्ध के पश्चात क्या हो जाता है कि बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो जाती है और आगे चल करके जो बंगाल है ये क्या कहलाता है आपका बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से इसको जाना जाता है। तो एक प्रेसिडेंसी आपका कौन सी हुई, आपका ये बंगाल प्रेसिडेंसी किस तरीके से बनी, एक आपने देखा। चलिए दूसरा अपने को पढ़ने के लिए मिलता है यहां पर क्या, मद्रास प्रेसिडेंसी अपन पढ़ते हैं। दूसरा अपन क्या पढ़ते हैं यहां पर, ये मद्रास प्रेसिडेंसी अपने को पढ़ना को मिलता है। ये तो मद्रास प्रेसिडेंसी कैसे बनी इसको आप देखिए। आप जीके में पढ़े कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक कोठी, प्रथम व्यापारिक कोठी कौन सी हो गई, सूरत। दूसरा क्वेश्चन अपने को आता है कि अंग्रेजों के द्वारा दक्षिण भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना कहां की गई। तो दक्षिण भारत में अपन क्या पढ़ते हैं, आपका ध्यान रखना, मछलीपट्टनम। दक्षिण भारत में अपन क्या पढ़ते हैं, ये मछलीपट्टनम पढ़ते हैं अपन, ये ठीक है। तो जो मछलीपट्टनम था वो कहां था, आपका मद्रास। इस तरीके से आगे चल के क्या बन गया आपका, ये मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना हो गई। ये दूसरी प्रेसिडेंसी आपको मिल गई। एक आप देख रहे हैं बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा आपको देखने को क्या मिल रहा है, ये मद्रास प्रेसिडेंसी अपने को दिखाई दे रहा है। मतलब जो शुरू का हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये तीन प्रेसिडेंसी पर ही केंद्रित है। तो तीन प्रेसिडेंसी का अस्तित्व किस तरीके से आया ये अपने को जानना पड़ रहा है। तो हमने एक देखा बंगाल प्रेसिडेंसी, ये कैसे अस्तित्व में आया ये क्लियर हुआ। दूसरा आपने देखा मद्रास प्रेसिडेंसी, ये कैसे अस्तित्व में आया। और तीसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं यहां पर मुंबई प्रेसिडेंसी। तीसरे नंबर पे अपन क्या देखते हैं, ध्यान रखना आपका, ये मुंबई प्रेसिडेंसी। तो मुंबई प्रेसिडेंसी, ये जो मुंबई है, मुंबई में पहले कब्जा था पुर्तगालियों का। मुंबई में किसका कब्जा था पहले, पुर्तगालियों का। क्योंकि अपन पढ़ते हैं सबसे पहले आपका 1498 में 1498 में वास्को डिगामा भारत आए थे, बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ आपका कि पहले कब्जा किसका था, आपका पुर्तगालियों का। और आगे चल करके क्या होता है आपका कि ब्रिटेन का राजकुमार, ब्रिटेन का राजकुमार कौन आपका, ये पढ़ने के लिए मिलता है अपने को, ये हो गया चार्ल्स द्वितीय। ब्रिटेन का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, पुर्तगाली राजकुमारी, पुर्तगाली राजकुमारी कौन आपका, दुनिया के सारे एग्जाम में आ चुका है, ये कैथरीन ब्रोगांजा। ठीक है, ये बार बार अपन पढ़ते हैं ना कि भाई आपका ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रोगांजा से विवाह कर मुंबई को दहेज में प्राप्त किया। तो कुल मिलाकर के हमारे पास तीन प्रेसिडेंसी अपने को दिखाई दे रही है, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और आपका मुंबई प्रेसिडेंसी। तीनों प्रेसिडेंसी अंडर कंट्रोल किसके थे आपका, तो आपको ध्यान रखना है अंग्रेजों के नियंत्रण में थी। और अंग्रेजों के द्वारा कंपनी के माध्यम से यहां पर प्रशासन के सुचारू रूप से संचालन के लिए गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। आए समझ में। तो यहां पर ध्यान रखना बंगाल का गवर्नर अलग था, मद्रास का गवर्नर बिल्कुल अपना स्वतंत्र, और मुंबई का जो गवर्नर है ये भी स्वतंत्र था। तो बोलने का मतलब यह है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके पहले जितने भी प्रेसिडेंसी थे या जितने भी प्रांत थे वहां के प्रशासन का संचालन गवर्नर के द्वारा किया जाता था और प्रत्येक प्रेसिडेंसी का गवर्नर स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों का संपादन करता था। ये अपने को पढ़ने को मिलता है। तो ये बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर अपन किसको बोलते हैं, यहां पर लॉर्ड क्लाइव को पढ़ते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर किसको पढ़ते हैं अपन, लॉर्ड क्लाइव को पढ़ते हैं। उसी तरीके से मद्रास में भी एक स्वतंत्र गवर्नर थे और मुंबई में भी एक स्वतंत्र गवर्नर के द्वारा प्रशासन का संचालन किया जाता था। तो ये हमने यहां पर आपका क्लियर कर दिया कि बंगाल प्रेसिडेंसी क्या है, मद्रास प्रेसिडेंसी क्या है, मुंबई प्रेसिडेंसी क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है। क्योंकि आगे चल करके जो भारत का हम संवैधानिक विकास पढ़ने जा रहे हैं उसमें बार बार ये शब्द इस्तेमाल होगा, तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये सारी चीजें है क्या चीज यहां पर। तो अब यहां से हमारा स्टार्ट होता है संवैधानिक विकास, उसका आधार हम पहले यहां पर तैयार कर लिए हैं। अब स्टोरी में एक बार फिर से आप आइए। अब देखिए
ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? एक कंपनी। तो कंपनी के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं भारत में यहां व्यापार करने के लिए आए और यहां पर व्यापार करने के पश्चात यहां की जो समृद्धि थी, मतलब सोना चांदी या जो भी व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित कार्यप्रणाली थी, उसके आधार पर कंपनी के कर्मचारियों ने अधिक से अधिक आर्थिक अर्जन किया और कंपनी की बढ़ती हुई समृद्धि को देख करके उसके कार्यों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, या एक प्रकार से हम ये कहें कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कंपनी की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए, उन्हीं अधिनियमों के आधार पर आगे चल करके भारत के संवैधानिक विकास की नींव तैयार हो सकी। तो यहां पर उसी चीज को अपने को देखना है कि किस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कंपनी की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। तो इसी सीक्वेंस में जो सबसे पहला अधिनियम हमारे पास आता है वो क्या है? आपका रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट से अब हम प्रोसेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, चलिए, तो नंबर 1 आप बिल्कुल पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये आ गया आपका, ये हुआ 1773। क्या बोल रहे हैं इसको अपन? ये रेगुलेटिंग एक्ट। ये देखिए नाम से ही क्लियर है कि कंपनी की जो वर्किंग है उसको नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा अधिनियम पारित किया जा रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ आपका 1773 में। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आपका लॉर्ड नॉर्थ। रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया। उस समय वहां के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आपका लॉर्ड नॉर्थ का नाम मालूम रखेंगे। अब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, इसका उद्देश्य क्या था? पहला पॉइंट तो आपका बनता है, इसका जो उद्देश्य था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण स्थापित करना, इसका उद्देश्य था। ठीक है, कि उसकी कार्यप्रणाली पर नियंत्रण स्थापित करना, और नियंत्रण स्थापित करने के लिए पूरा का पूरा दायित्व सौंप दिया गया। किसको सौंपा गया दायित्व आपका? तो ये नियंत्रण कौन करेगा आपका? ये नियंत्रण किया जाएगा किसके द्वारा? तो आपको ध्यान रखना, ये नियंत्रण किया जाएगा किसके द्वारा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियंत्रण किया जाएगा। ये नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियंत्रण किया जाएगा। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को पावरफुल बना दिया गया कि कंपनी की जो भी गतिविधियां हैं उस पर आप नियंत्रण स्थापित कीजिए। मतलब कंपनी के द्वारा भारत में, ठीक है, कंपनी के द्वारा भारत में क्या क्या किया जा रहा है? कंपनी के द्वारा भारत में, ठीक है। तो यहां पर क्या चीज है आपका? आपको ध्यान रखना है, एक तो क्या आपका कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना है, व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना है। दूसरा, इसकी राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना है। राजस्व से संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर नियंत्रण स्थापित करना है। सैन्य मामले जो हैं आपका, उस पर नियंत्रण स्थापित करना है। नागरिक, ठीक है, तो सैन्य बोल रहे हैं, या फिर क्या है आपका, यहां के जो नागरिक हैं उनसे संबंधित जो मामले हैं उस पर अपने को नियंत्रण स्थापित करना है। मतलब कुल मिलाकर के कंपनी के द्वारा जो भी राजनीतिक, प्रशासनिक एवं व्यापारिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं उस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण किसका होगा? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का प्रत्यक्ष नियंत्रण होगा। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी अपने प्रत्येक कार्यों की जानकारी ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश सरकार को प्रदान करेगी। मतलब यहां पर एक प्रकार से जो केंद्रीय शासन है
उसको प्रमुखता प्रदान किया गया। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना कि रेगुलेटिंग एक्ट का पहला कॉन्सेप्ट क्या था, यह समझ में आ गया कि कंपनी की राजनीतिक प्रशासनिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करना, नियंत्रण स्थापित करने का संपूर्ण दायित्व कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को प्रदान किया गया, इसलिए जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उसको मजबूत बनाया गया। यह था कॉन्सेप्ट किसका, हमारा यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट का। इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही, ठीक है, ये हो गया, इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही क्या किया गया आपका कि प्रमुखता प्रदान की गई किस चीज को, आपका ये केंद्रीय शासन को प्रमुखता प्रदान की जा रही है। ठीक है, केंद्रीय शासन बोलने का मतलब क्या है कि भाई दो अपन पढ़ते हैं, एक अपन पढ़ते हैं क्या, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण बोलने का मतलब क्या है कि सत्ता या शक्तियों का हस्तांतरण करना, उसको अपन बोलते हैं विकेंद्रीकरण। अब विकेंद्रीकरण का अपोजिट क्या है, केंद्रीकरण। तो यहां पर क्या है आपका कि कंपनी अपने प्रत्येक कार्यों के मतलब प्रत्येक कार्यों या अपने दायित्वों को निर्वहन करने के लिए पूर्ण रूप से जवाबदेह हो गई किसके प्रति, आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति। मतलब सत्ता किसके हाथ में चले गई आपका, मतलब कंपनी का अधिकार को कम किया जा रहा है और पूरा अधिकार किसके पास चला जा रहा है, आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चला जा रहा है। ये एक प्रकार से क्या था आपका, यहां पर केंद्रीय शासन को प्रोत्साहित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी अधिनियम के द्वारा यहां पर क्या किया गया आपका कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, यहां पर ध्यान रखेंगे आपका, ये गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। और मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको इसके अधीन कर दिया गया। मतलब यहां पर भी देखिए, पहले क्या था, सत्ता का विकेंद्रीकरण था, वे बंगाल का गवर्नर अलग है, मुंबई का गवर्नर अलग है, मद्रास का गवर्नर अलग है। अब क्या कर दिया गया यहां पर, मतलब जो मुंबई और मद्रास के गवर्नर हैं उसको अंडर कंट्रोल, किसके अंडर कंट्रोल में ला दिया गया, बंगाल के गवर्नर की। और बंगाल का गवर्नर को क्या कहा गया आपका, गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है, मतलब मुंबई में गवर्नर, मद्रास में गवर्नर, लेकिन बंगाल का जो गवर्नर था क्या हो गया, वो गवर्नर जनरल हो गया और मुंबई और मद्रास के गवर्नर उसके अधीन हो गए। मतलब यहां पर भी क्या हुआ आपका कि सत्ता का क्या है, केंद्रीकरण को प्रोत्साहन दिया गया। इससे यह बोला जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा केंद्रीय शासन को प्रोत्साहित किया गया था। दोनों चीज आपको यहां पर देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, अब यहां पर बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हम किसको पढ़ते हैं, वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बोला गया आपका, वारेन हेस्टिंग को बोला गया। और इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक काउंसिल का गठन कर दिया गया। ठीक है, मतलब यहां पर क्या हो गया आपका कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय या 4 मेंबर की एक परिषद या काउंसिल का गठन कर दिया गया, जिनकी सहायता से गवर्नर जनरल प्रशासन का संचालन कर सकेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, हमारा यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट का। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही आपका 1774 में कलकत्ता में स्थापित हो गया क्या चीज, आपका ध्यान रखना है यहां पर, ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई। ठीक, और इस सुप्रीम कोर्ट की जो प्रथम जज मतलब प्रथम जस्टिस इसके कौन थे, आपका जीके में आता है क्वेश्चन, तो अपन क्या पढ़ते हैं यहां पे, ध्यान रखना है आपका, प्रथम जस्टिस क्या पढ़ते हैं अपन लोग, ये एलिजा इम्पे। क्या पढ़ते हैं अपन, ये एलिजा इम्पे। ये सुप्रीम कोर्ट की प्रथम जस्टिस थी और ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां हुई थी आपका, 1774 में कोलकाता में स्थापना हुई थी। चलिए, ये तो हुआ, हम समझ गए रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। अब इसी रेगुलेटिंग एक्ट को मान लिया जाए आपको थ्योरी एग्जाम में कोई बोल रहा है आपका 4 नंबर का प्रश्न बोल रहा है या 8 नंबर का प्रश्न बोल रहा है, तो हम थ्योरी में इसको कैसे लिखते हैं,
तो थ्योरी लिखते समय हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी आपको टॉपिक दिया हुआ है उसके आधार में जाइए। ठीक है, ये रेगुलेटिंग एक्ट को मैं यहां से आपका पूरा पॉइंट को मैंने हटा दिया। ठीक, ये पॉइंट हमारा हट गया। अब अपने को एग्जाम में, मेंस एग्जाम में अपने को 60 नोट्स लिखने के लिए दिया कि भाई आपको रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में क्या लिखना है। तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी प्रश्न का उत्तर हम थ्योरी में लिख रहे हैं, पहले उसके आप आधार में जाइए। आधार इसका क्या है, ध्यान रखना कि भाई सबसे पहले तो क्या है, 1773 में ये पारित हुआ। कहां से पारित हुआ? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था कि कंपनी का जो व्यापारिक गतिविधियों में एकाधिकार बढ़ते जा रहा है उस पर नियंत्रण स्थापित करना, यह क्या था, इसका उद्देश्य था। मतलब कुल मिलाकर के कंपनी की जो मतलब एकाधिकार प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगाना इस एक्ट का उद्देश्य था। यह अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी एक्ट के माध्यम से ही यह भी निर्धारित किया गया कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी भारतीय के द्वारा कोई उपहार को प्राप्त करेंगे और ना ही किसी प्रकार की रिश्वत को लेंगे। तो ये कुल मिलाकर के मतलब जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनकी जो गतिविधियां हैं उसको अंकुश करने के उद्देश्य से, अंकुश लगाने के उद्देश्य से ये एक्ट पारित हुआ था। तो ये तो हुआ इसका पॉइंट हुआ यहां पर। अब इसी को यदि अपने को थ्योरी में लिखते हैं तो थ्योरी में अपन क्या बताते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य कंपनी की कार्य प्रणाली पर नियंत्रण स्थापित करना था। यह इसका प्रमुख उद्देश्य हुआ। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या हो गया कि कंपनी की कार्य प्रणाली पर नियंत्रण स्थापित करना था। यह इसका प्रमुख उद्देश्य हुआ, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट इसका क्या है कि इसमें केंद्रीय प्रशासन को प्रोत्साहित किया गया। केंद्रीय प्रशासन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल घोषित करके मुंबई और मद्रास के गवर्नर को उसके अधीन कर दिया गया। मतलब जो प्रशासनिक सत्ता का विकेंद्रीकरण था उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया गया। ठीक, तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट हमारा क्लियर हो गया यहां पर। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही ध्यान रखना आपका कि कंपनी के जो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य हैं उनको भी पहली बार महत्व प्रदान किया गया। भाई कंपनी का काम क्या था? कंपनी का काम क्या था? केवल व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करना। लेकिन बाद में कंपनी के द्वारा राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों का भी संचालन किया जाने लगा। तो इस एक्ट के द्वारा कंपनी के द्वारा जो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य संचालित किए जाते थे उनको भी महत्व प्रदान किया गया या उनको स्वीकार किया गया। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका? हमारा यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट का। बार बार आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि कंपनी के अधिकारों पर नियंत्रण स्थापित करना। नियंत्रण स्थापित करने के लिए किसको निर्देशित किया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को निर्देशित किया गया। ये सारे पॉइंट हैं आपका रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित। इसके बाद जो रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी तो उस कमी को दूर करने के लिए 1781 में ये आपका 1781 में एक एक्ट और पारित हुआ। उसको कहा गया आपका सेटलमेंट एक्ट। क्या कहा गया उसको? सेटलमेंट एक्ट कहा गया। ये ऑब्जेक्टिव के लायक क्वेश्चन है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट किससे संबंधित था? तो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ कमी रह गई थी उसको दूर करने के लिए कब पारित हुआ? आपका 1781 में पारित हुआ था। ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है क्या यहां पर 1784 में आता है पिट्स का इंडिया एक्ट। ये क्या हो गया? 1784 में आपका क्या है? ये पिट्स का इंडिया एक्ट। पिट्स का इंडिया एक्ट मतलब ये पिट्स इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आपका यंगर
पिट्स, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनके काल में ये एक्ट पारित हुआ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा यहां पर, पिट्स का इंडिया एक्ट। अब ये पिट्स का इंडिया एक्ट, यहां पर आप फिर से ध्यान देना, फिर एक सीक्वेंस में बना रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक गतिविधियों के संचालन का एकाधिकार प्रदान किया गया। पहला पॉइंट, कंपनी के अधिकारी कर्मचारी अधिक से अधिक आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करने लगे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का दिमाग में मतलब यह आया कि किस तरीके से इनकी गतिविधियों को नियंत्रण स्थापित किया जाए। ठीक है, तो इस उद्देश्य से ये क्या किए कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को पूरा नियंत्रण करने का यहां पर अधिकार प्रदान कर दिए। अब आगे की जो गतिविधियां हैं, आगे की गतिविधियां देखिए, पिट्स का इंडिया एक्ट में क्या होता है इसको आपको देखना है। पिट्स का इंडिया एक्ट में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था, ध्यान देना। इसके पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े, रेगुलेटिंग एक्ट में हमने क्या पढ़ा कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है कंपनी के व्यापारिक, मतलब यहां पर इसको अपन लिख देते हैं, कंपनी क्या क्या काम कर रही थी, आपका व्यापारिक, और आपका क्या ये राजस्व, और आपका क्या यहां पर ये राजनीतिक, और कौन सा काम आपका ये समझ जाइए, प्रशासकीय कार्य, ये सभी प्रकार के कार्य, और आपका ये सैन्य नियंत्रण, ये सभी वर्किंग को रेगुलेट करने का अधिकार किसके पास था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास। लेकिन जो 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट था, उसमें जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, ये क्या हो गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको ये कहा गया कि केवल आपको व्यापारिक गतिविधियों पर ही नियंत्रण स्थापित करना है। मतलब यहां पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो अधिकार क्षेत्र है उसको कम कर दिया गया। ध्यान देंगे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम नियंत्रण स्थापित करना था। किस पे नियंत्रण स्थापित करना, कंपनी के सभी प्रकार के कार्य, राजनीतिक कार्य, प्रशासकीय कार्य, व्यापारिक गतिविधियां, सभी चीजों पर नियंत्रण स्थापित करना था। लेकिन पिट्स का जो इंडिया एक्ट पारित हुआ 1784 में, यहां पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कार्य को सीमित कर दिया गया और यह निर्देशित किया गया कि आपको कंपनी की केवल व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करना है, और ये जो राजस्व से संबंधित मामले हैं, प्रशासन से संबंधित मामले हैं, इन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए गठन किया गया किसका, यहां पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। किसका गठन कर दिया गया, यहां पर आपका ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया। आया समझ में, मतलब यहां पर अब जो हमारा प्रशासन है, प्रशासन दो तरीके से नियंत्रित हो रहा है। एक आपका व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित प्रशासन है, वो किसके अंडर कंट्रोल में है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंडर कंट्रोल में। और राजस्व से संबंधित मामले हैं, राजनीतिक, प्रशासनिक, सैन्य से संबंधित मामले हैं, तो उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या आ गया, यहां पर आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब यही आपका जो गवर्नर जनरल है और उसकी कार्यकारिणी, उनको मिला करके ही बनाया गया था कि आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मतलब एक प्रकार से यहां पर ये प्रारंभ हो गया, क्या चीज आपका, द्वैध शासन प्रारंभ हो गया। क्या प्रारंभ हो गया आपका, यहां पर ये द्वैध शासन प्रारंभ हो गया। द्वैध शासन ये 3-4 जगह आपने को पढ़ने के लिए अलग अलग तरीके से द्वैध शासन को अपन डिफाइन करते हैं, ध्यान देखेंगे। लेकिन एक बहुत सामान्य बात है, हम क्या बोलते हैं कि जब प्रशासन के विषय को दो भाग में डिवाइड कर दिया जाए तो वो शासन की पद्धति क्या कहलाती है, आपका द्वैध शासन कहलाती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कंपनी के कार्यों के नियंत्रण के लिए दो प्रकार की संस्थाएं यहां पर उत्तरदायी हो गई। एक तो आपका व्यापारिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, और राजनीतिक, प्रशासनिक, सैन्य एवं राजस्व से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनका नियंत्रण के लिए क्या आ गया, यहां पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया। ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये क्या था, आपका पिट्स का इंडिया एक्ट था। ये यहां पर हमारा टॉपिक लगभग
कंप्लीट होता है, जिसमें हमको 2 टॉपिक लेना था, एक तो रेगुलेटिंग एक्ट और दूसरा आपका क्या, पिट्स का इंडिया एक्ट। बाकी इससे संबंधित और भी जो हमारे अधिनियम वगैरह हैं उनको अपन नेक्स्ट क्लास में फिर डिफाइन करेंगे।